मान्यताओं के अनुसार और वास्तविक तौर पर नारी सृजन की सूत्रधार है। उसकी ममता और समर्पण ही इस सृजन को मूर्त रूप प्रदान करते हैं। निसंदेह वह समाज की लघुतम इकाई अर्थात परिवार के लिए सुख का स्रोत है। जननी बनने की उसकी उत्कट इच्छा परिवार को पूर्णता प्रदान करती है। यह इच्छा प्रकृति प्रदत्त तो होती है, वह अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए वैध अवैध साधनों को भी कभी कभी अपना लेती है। आज इसी थीम पर एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी का शीर्षक कम कनिका आई एम रेडी है। कम कनिका आई एम रेडी। सुबह की चाय पीने के बाद तनुजा जैसे ही टॉयलेट में घुसी, उसे ध्यान आया कि आज तो इतवार की छुट्टी है। वह खुद पर हंस पड़ी। फिजूल में मैं इतनी जल्दबाजी कर रही हूं। लेकिन टॉयलेट से निकलते ही अपने सामने विट्ठल को देख वो ठिठक गई। अरे हाँ, याद आया, कल रात तुम कह रहे थे कि आज तुम्हारे यहाँ कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तुम बाथरूम से निपट कर निकलो, मैं तुम्हारा लंच बॉक्स फटाफट तैयार करती हूँ। विट्ठल के ऑफिस जाने के बाद वह कुछ मिनट बाहर लॉन में टहलती रही। फिर वह अंदर चली गई और झाड़ू पोछा तथा रसोई के बाकी काम से निपटकर वापस लॉन में आ गई, जहां गुड़हल के तने से पीठ सटाकर बैठ गई। पतझड़ की शुष्क बयार के थपेड़ों की मार से गुड़हल की पत्तियों का सारा रक्त निचुड़ चुका था और अब तो वे शाखाओं से जुड़ने का दमखम भी खो चुकी थी। इसलिए वे डालियों से अपना रिश्ता तोड़कर शुष्क जमीन पर निढाल गिर गिर कर बिछती जा रही थी। उसने कुछ निर्जीव पत्तियों को हटाकर जमीन को अपनी दाईं हथेली से टटोला। जमीन में अभी भी नमी बरकरार थी। वह यह सोचकर हैरान हो रही थी कि जब पेड़ के नीचे की जमीन इतनी नम है तो उसमें इतनी जल्दी पतझड़ क्यों आ गया। पर यह सब तो मौसम की कारगुजारियां हैं। इस साल पतझड़ कुछ पहले ही आ गया है। कोई 7 सालों बाद इतने घने कोहरों का कहर बरपा है। इधर हर साल ठंड का मौसम कुछ एक हफ्तों में फुस बोल जाता रहा है, लेकिन इस साल बाप रे बाप, भीषण कोहरों के कारण खूब सड़क और रेल दुर्घटनाएं हुई। लोग बाग 20-20 घंटे लेट लतीफ ट्रेनों की बाट जोहते रहे और आखिरकार मंजिल तक पहुंच कर ही दम लिया। तनुजा ने अपनी देह यष्टि पर बार बार निगाह फेरी। यूं तो 35 की होकर वह 40 के आसपास की लगती है, लेकिन उसके भीतर की औरत अब भी पूरे यौवन पर है और उसमें इतनी ऊर्जा है कि वह कम से कम 10 साल तक प्रत्येक वर्ष मां बन सकती है। उसने सूखे हुए पसीने से उठ रही मदिरा जैसी गंध को बार बार सुड़क कर खुद को यह एहसास दिलाया कि अभी उसकी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है, क्योंकि वह उसकी युवावस्था की गंध है जो अभी भी उसके बदन से उठ रही है। वह यकायक आंख नमकर सुगबुगा उठी। लेकिन अगर अगले 10 साल ऐसे ही गुजर गया तो क्या होगा। उसने सिर उठाकर कुछ सालों में ही पौधे से वृक्ष बन चुके गुड़हल के पेड़ को विस्मित होकर देखा। यह पेड़ 10 क्या 20-25 वर्षों तक हर पतझड़ के बाद हरा भरा होता रहेगा और कम से कम साल के 8 महीने तक सुर्ख फूलों से लकतक होता रहेगा। लेकिन एक बार मुझ पे पतझड़ आ गया तो फिर इस लायक नहीं रह पाऊंगी कि मैं मां बनने का सपना पाल पोस सकूं। इसलिए उसके चेहरे पर मायूसी का घना कोहरा छटने का नाम नहीं लेता। चाहे ऑफिस में हो या छुट्टी के दिन घर पर, वह अब पहले की तरह नहीं रही। विवाह के बाद 2-3 वर्ष उसे अभी भी याद हैं, जबकि वह इस खुशफहमी से बाग बाग हो रही थी कि भले ही देर हो गई है, उसके दामन में जमाने भर की किलकार मारती खुशियां जल्दी ही समाने वाली हैं। तनुजा की स्मृति का तार उसके अतीत से जुड़कर उसके आगे बीती घटनाओं के चित्र उकेरने लगा। उफ, वह पांव में चुभे बबूल के कांटे की तरह बरसों तक अपने बाबूजी की पीड़ा का कारण बनी रही। वे उसके लिए लड़के की तलाश में आखिरकार थक हार चुके थे और सब कुछ राम भरोसे छोड़कर अम्मा को बात बात में यह उलाहना देने लगे थे कि अब जमाना बहुत बदल गया है। लड़के वाले लड़कियों में अच्छे संस्कार और गुण कहाँ ढूंढते हैं। उन्हें तो बस ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ देह से औरत हो और सोने के अंडे देने में कोई कोताही न बरते।
अब भला तनुजा को कैसे बताएं कि उसने जो नारी सुलभ गुण अर्जित किए हैं उन्हें वह त्याग कर शहर में मर्दों से जिस्म रगड़ते हुए रोजगार धंधे की तलाश में जुट जाए। तनुजा को बाबूजी के आशय को समझने में जरा भी देर न लगी। वह मन ही मन फुसफुसाने लगी, बाबूजी ने इंटर और बीटीसी पास अम्मा को तो कभी नौकरी करने नहीं दी। कहने लगे कि मेरे इतने बड़े खानदान में कभी कोई औरत इज्जत आबरू ताक पर रखकर कहीं कमाने नहीं निकली। अच्छा भला अम्मा को माउंटेनसरी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस की जगह मिली थी। बाबूजी को आर्थिक कठिनाई से जूझते देख उन्होंने उनकी इजाज़त लिए बगैर स्कूल में आवेदन कर दिया था। चुपके से इंटरव्यू भी दे आई थी, लेकिन जब नियुक्ति पत्र वाला लिफाफा डाकिये ने अम्मा के बजाय बाबूजी के हाथ में थमाया और जब उन्होंने खुद उसे खोलकर पढ़ा तो वे एकदम से बौखला उठे। खसम के जिंदा रहते लुगाई को नौकरी धंधा करने का ख्याल तेरे जहन में कैसे आया? अम्मा ने उन्हें लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, पर मर्दाने हुकूमत के उस दौर में अम्मा तो मिमिया कर रह गई थी। बहरहाल अब बाबूजी की सोच में आए बदलाव पर उसे हैरत हो रहा है। वे खुद ही चाहते हैं कि उनकी बिटिया पहले नौकरीशुदा हो जाए, फिर शादी वादी के बारे में सोचा जाएगा। क्या भरोसा तनुजा की शादी के बाद उसे ससुराल में ही कहीं उपेक्षा या यातना का शिकार न होना पड़े, दहेज की मांग या लड़के के विवाहेतर संबंध को लेकर। तलाक के चलन से अब कौन मुंह बिचकाता है? यह तो एक फैशन में शुमार होने लगा है जो अब आम बनता जा रहा है। शादीशुदा और बाल बच्चेदार मर्दों को बेशर्मी से दूसरी तीसरी शादी करते देखा गया है। बाप रे, बीवी का मोह भले ही न हो, अपने बच्चों का मोह वह कैसे त्याग देता है? अगर यही चलन मकबूल हुआ तो कुछ ही सालों में तलाकशुदाओं के परिवार को इलीट समाज का सम्मानित अंग माना जाने लगेगा। उसके बाद बीए का रिजल्ट आते आते तनुजा खुद ही संकल्प कर बैठी कि चाहे कुछ भी हो वह अपने पैरों पर खड़ी होकर बाबूजी को अपने प्रति सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर देगी। बरसों तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद उसका संकल्प फलीभूत हुआ और वह एक सरकारी महकमे में किसी अफसर की स्टेनो बन गई। उसकी सफलता पर बाबूजी उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी मिठा खिलाए जो उनके उस पर पुराने ख्यालात के कायल थे कि बहु बेटियों से रोजगार कराना एक निहायत घिनौना कृत्य है और ऐसा करने से कहीं बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरा जाए। तनुजा गुड़हल के पेड़ की ओर से उठकर बरामदे में आ गई और सोफे पर बैठे बैठे ऊँघने की चेष्टा करने लगी, पर नितांत खामोशी के बावजूद पल भर के लिए भी उसकी आंख नहीं लग सकी। ऐसे तो जैसे ही वह ऑफिस जाने के लिए ईएमयू ट्रेन में बैठती है, महिला डिब्बे में औरतों की भीषण चाँव चाँव और चुगलबाजी के बावजूद वह नींद की चपेट में सायास आ जाती है। सहेलियों द्वारा छेड़छाड़ कर जगाए जाने के बावजूद भी वह उनके कंधों पर लुढ़की रहती है। कोई 8 साल पहले उसने नौकरी शुरू की थी। विट्ठल यानी उसके पति ने शादी के कोई 3 साल बाद ही बैंक से कर्ज लेकर नेहरू कॉलोनी में एक फ्लैट खरीद लिया था। तनुजा ने उससे कोर्ट मैरिज करने के बाद शिमला में हनीमून के दौरान ही साफ साफ कह दिया था, विट्ठल अब हम लवर्स नहीं कपल हैं। तुम बाबूजी के साथ उनके घर में नहीं रहना चाहते तो मत रहो, पर मुझे इस तरह किराए में रहना रास नहीं आता। हमारा अपना घर होना चाहिए, भले ही छोटा हो, तभी बढ़िया गृहस्थी जम सकेगी। यूं तो विट्ठल ने उसकी किसी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन घर खरीदने के उसके मशवरे पर उसने फौरन अमल किया और डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रीसेल वाले घर को खरीदने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। यद्यपि तनुजा के बाबूजी उसके नौकरीशुदा होने पर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उसकी कोर्ट मैरिज से वह भी अपने से छोटी जात के कई साल बड़े लड़के से शादी पर वह बेहद खफा थे। खफा क्या थे, वे तो सदमे में आ गए थे। बहरहाल वह बिटिया और दामाद के साथ अपने कोल्ड वार को ज़्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं थे। अपने बुढ़ापा से भी वह बुरी तरह टूट गए थे और उनसे कंप्रोमाइज़ करने का मन बना रहे थे। विट्ठल से बार बार गुजारिश कर चुके थे कि वह और तनुजा सारे गिले शिकवे मिटाकर उनके पास रहने के लिए आ जाएं, लेकिन शुरू में ही कोर्ट मैरिज के वक्त उनसे उपेक्षित होने के कारण विट्ठल ने उनके प्रस्ताव पर टाल मटोल करना शुरू कर दिया था।
दरअसल तनुजा भी अपने पति के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचाने के लिए बाबूजी के प्रस्ताव को उस पर थोपने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब विट्ठल ने नेहरू कॉलोनी में अपने घर में गृह प्रवेश का न्योता बाबूजी को भेजा तो वे इस दूसरे सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। बाबूजी के बाद अम्मा के अकेले घर में रहने न रहने से न तो तनुजा पर कोई फर्क पड़ने वाला था, न ही विट्ठल पर। तनुजा का तो बाबूजी से उसी दिन से मोह भंग होने लगा था जिस दिन वे उसके लिए लड़के के लिए ताबड़तोड़ तलाश से उबकर सोफे पर निढाल गिरते हुए अम्मा पर एकदम बिफर उठे थे। बिटिया पैदा करके हमें जलालत का ऐसा दुर्दिन देखना पड़ेगा, कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे भगवान, बिटिया से कह दो कि मैंने उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया है कि वह हर प्रकार से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। बगैर शादी के भी वो अपना गुजर बसर कर सकती है। हमारा क्या ठिकाना, आज है कल नहीं। उनकी बात सुनकर अम्मा फटे सूप की तरह भाए भाए कर रोने लगी थी। उसके बाद जब तनुजा ने अपनी पसंद के लड़के के साथ विवाह की बात बाबूजी से कही तो उन्हें लगा कि बिटिया ने जैसे कोई कुकर्म कर लिया हो और वह रसातल में गिरते जा रहे हैं। तनुजा उन बीती घटनाओं को याद कर सोफे पर बैठे बैठे बड़बड़ाने लगी। विट्ठल से कई बार कहा है कि अगर उसकी मर्दानगी थक चुकी है और उसमें संतान पैदा करने का मादा नहीं रहा तो वह कोई बच्चा गोद ले ले। आखिर बुढ़ापे के सहारे के लिए कोई मजबूत लाठी तो चाहिए ही। यूं भी विट्ठल उससे कोई 15 साल बड़ा है। प्रेम और इश्क में तो वह अंधी हो गई थी और उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि जब वह जवानी की मुडेर पर बैठी चहक रही होगी तो विट्ठल की मर्दानगी थक कर निढाल हो चुकी होगी। एक दिन ऑफिस से लौटने के बाद विट्ठल ने उससे कहा, हेमंत को तो तुम जानती ही हो, उसकी 3 बेटियां हैं। उसकी सबसे छोटी बेटी दंभा की पैदाइश पर तो हम पिछले साल ही बधाई देने गए थे, लेकिन सच कहूं वह तभी से एकदम उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। आज जब मैंने उससे दंभा को गोद लेने की बात कही तो वह खुशी खुशी राजी हो गया। आखिर वह 3 लड़कियों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। जमाने के बदलने से सोच नहीं बदल जाती। लड़की दान की ही वस्तु बनी रहेगी और उस दान के साथ दहेज का चलन भी कभी समाप्त होने वाला नहीं है। गोद लेने की विट्ठल की मंशा तो तनुजा को बेहद भली लगी, लेकिन एक लड़की को गोद लेने के प्रस्ताव पर वह तुनक गई। उसने तल्ख लहजे में उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगर गोद ही लेना चाहते हो तो किसी लड़के को गोद दो। लड़की को पाल पोस कर बड़ा करने और ससुराल भेजने का कुव्वत तो मुझ में नहीं रहा। देखो, मैं भी लड़की हूँ, पर मेरी तरफ से बाबूजी को जितनी निराशा हुई थी उसे आसान शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने मुझे यह सोचकर लाड़ प्यार से पाला था कि मैं उनके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, पर वे मेरे लड़की होने के अभिशाप को ताउम्र झेलते झेलते भगवान को प्यारे हो गए। जबकि आज अम्मा दमा और टीबी से जर्जर होकर एक एक गिलास पानी के लिए मोहताज हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर बाबूजी के आदर्शवादी होने का यही हश्र होना था। काश उन्होंने मेरे बाद एक बेटा पैदा करने से मुंह न फेरा होता। अच्छा बुरा जैसा भी होता वह कम से कम उनके पास तो होता। तनुजा की आंखें आंसुओं से भर आ गई, जबकि विट्ठल मुंह बिचकाते हुए कंप्यूटर पर अपने ईमेल मैसेज देखने ड्राइंग रूम में चला गया। तनुजा जब भी अपनी अम्मा की दुर्दशा पर आंसू टपकाती है तो विट्ठल बहटिया कर या तो कंप्यूटर के आगे बैठ जाता है या फिल्मी पत्रिकाओं के पन्ने पलटने लगता है। उसके बाद से 2-3 महीने तो गुजर ही गए। न तो तनुजा ने यह पूछा कि बेटा गोद लेने के लिए उसने अब तक क्या कार्रवाई की है या इस बाबत किसी अखबार में कोई विज्ञापन दिया है या नहीं। न ही विट्ठल ने उसे यह बताया कि हेमंत को उसने किस तरह इनकार किया। कहीं यह तो नहीं कह दिया कि मेरी वाइफ तुम्हारी बेटी दंभा को गोद लेने से मुकर गई है। आखिर दुनिया के आगे उसे इस तरह से दोषी साबित करने में विट्ठल को कितना मजा आता है। तनुजा को अच्छी तरह याद है कि जब 2 साल तक वो गर्भवती नहीं हो पाई थी तो विट्ठल किसी तरह उसके लिए उसे ही दोषी करार देता था। किंतु जब मेडिकल जांच से पता चला कि दोष उसमें नहीं बल्कि विट्ठल में है तो उसका मुंह फूल कर कैसे कुप्पा हो गया था। काफी दिनों तक दोनों के बीच खामोशी ऐसे पसरी रही जैसे कि उनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई रिश्ता न हो।
यहाँ तक कि वे एक दूसरे को छूना भी पसंद नहीं करते थे। जब वह बाथरूम से बाहर निकलता था तो वह चुपचाप उसके हाथ में चाय का प्याला थमा देती थी, और जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए स्कूटर निकालता था वह उसका बैग डिग्गी में डाल आती थी। विट्ठल तो उससे पूछता तक नहीं था कि वह ऑफिस जाने के लिए कब निकलेगी, वरना पहले तो वह ऑफिस जाते समय रोज उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ ही देता था। तनुजा की सहेली कनिका उनके बीच चल रहे तनाव को पहले ही भांप चुकी थी, और उसने उसको पेट से होने के कुछ ऐसे नुस्खे सुझाए थे कि उनसे उसके सारे संस्कार ही ढहते जान पड़े। उस रोज वह कनिका के साथ कैंटीन में कॉफी पीकर ऑफिस के कैंपस में चहलकदमी करते हुए बाल दिवस पर लगी छाया चित्र प्रदर्शनी को उचक उचक कर देख रही थी। उसे तस्वीरों में बच्चों पर लाड़ प्यार लुटाते देख कनिका का जी भर आया। बच्चों की विभिन्न मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में खोकर वह एकदम भावुक हुई जा रही थी। अचानक कनिका उसकी कमर में हाथ डालकर उसे निचाट में ले गई। चलो, आज मैं तुम्हारी लाइफ के लिए कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। घास पर बैठते हुए कनिका ने उसके कंधे को दबाया। देखो, इस अंधी दुनिया में जो तुम्हें जरूरत पूरी करनी है उसे येन केन प्रकारेण चुपचाप पूरी कर लो। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी जरूरतें किस तरह पूरी हो रही हैं, तो किसी को क्या गरज पड़ी है कि वह तुम्हारी अंदरूनी नैतिकता की बखिया उधाड़ेगा। तनुजा ने उसकी आंखों में अपनी नजरें गड़ा दी। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? कनिका आदतन आंख मारते हुए मुस्कुराई। सुनो, तुम्हारे रिलेशंस या फ्रेंड सर्किल में कुछ ऐसे मर्द तो होंगे ही जिनसे तुम कांटेक्ट बनाकर। तनुजा उसका आशय अच्छी तरह समझ गई थी। उसका चेहरा तमतमा कर एकदम लाल हो गया। कन्नू, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं एक खानदानी औरत हूं। मेरे जीवन में मॉरल वैल्यूज की बड़ी अहमियत है। कनिका ठठा कर हंसने लगी। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें आजीवन बे औलाद रहकर क्या सुख मिलेगा? उसने तनुजा के कंधे को जोर से पकड़ लिया ताकि वह उठकर जा न सके। मुझे अपने हस्बैंड के प्रति कोई विश्वासघात नहीं करना है। उसने खुद को कनिका की पकड़ से रिहा करने की असफल कोशिश की। देखो, तुम विट्ठल की खुशी चाहती हो ना? उसने अपनी दृष्टि उस पर गड़ाते हुए उसे सम्मोहनी पास से बांध लिया। बेशक उसने यंत्रवत प्रतिक्रिया की। और उसे फ्रस्ट्रेशन से उबारना चाहती हो ना? हाँ, तो तुम मेरी बात मान लो। असमंजस में तनुजा कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकी। शायद कनिका की लॉजिक उस पर हावी हो रही थी। कनिका ने फिर उस पर निगाहें टिका दी। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं और तुम्हारे जज्बात बखूबी समझ सकती हूं। जब तुम चित्र प्रदर्शनी में अनजाने अनदेखे बच्चों की तस्वीरों पर अपनी ममता लुटा रही थी तो मुझे तुम्हारी पीड़ा का एहसास हुआ था। निसंदेह तुम अपनी पीड़ा से छुटकारा पा सकती हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तनुजा का गुस्सा हिचकिचाहट में तब्दील होता जा रहा था। लेकिन करने से क्या फायदा होगा? बस 10 मिनट में मैं तुम्हारी दिक्कत दूर कर दूंगी। विट्ठल को भनक तक नहीं लगेगी। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूं। अच्छा? तनुजा को आश्चर्य हो रहा था कि वह इतनी हठधर्मी होकर भी कनिका के कहने में कैसे आती जा रही है। उसे लगा कि जैसे वह कनिका के हाथ का एक खिलौना बनती जा रही है जिसकी चाबी उसके हाथ में है। जैसे ही वह चाबी भरेगी वह नाचने लगेगी। उसके बाद कनिका उसका कंधा पकड़कर साथ साथ उठते हुए कहने लगी, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन विट्ठल घर पर न हो तुम मुझे सिर्फ एक SMS कर देना। कम कनिका, आई एम रेडी। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। तनुजा सोफे पर काफी देर तक लाख कोशिश करने के बावजूद न सो सकी। गुड़हल के पेड़ से सटकर बैठने के कारण कोई चींटी उसकी ब्लाउज में घुसकर तंग कर रही थी, जिसे वह पीठ पर हाथ फेरकर मसलते हुए एकाएक उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। उस चमक ने उसके अंग प्रत्यंग में जोश भर दिया। उसने उठकर टीवी के ऊपर रखे मोबाइल को उठाया और एक मैसेज लिखते हुए कनिका को भेज दिया। कम कनिका, आई एम रेडी। फिर वह बाहर आकर लान में टहलने लगी। किसी का इंतजार करने का जुनून उसकी चहलकदमी की सरसराहट में साफ उतर रहा था। उसकी निगाहें लान के चारों ओर खड़ी दीवार का मुआयना करते हुए बार बार मेन गेट पर एक स्कूटर के रुकने की आहट से चौकन्ना हो गई। इसके पहले कि गेट पर दस्तक होता उसने गेट खोल दिया।
हाय तनु, कनिका खिलखिलाते हुए एक युवक के साथ रूबरू हुई। उसने तनुजा को आलिंगन करते हुए उसकी हथेली चूमी। डोंट यू नो, ही इज माई हस्बैंड डॉक्टर मिथुन। पता नहीं क्यों कनिका के पति को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए तनुजा पसीने से नहाती जा रही थी। लेकिन जब मिथुन बिना किसी औपचारिकता के धड़ल्ले से ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया तो गेट के पास खड़ी कनिका ने तनुजा को आंख मारी और उसकी कमर में हाथ डालकर पतझड़ की पत्तियों को रौंदते हुए पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों में फुसफुसाहट चलती रही। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ कनिका कह रही थी तनुजा उससे असहमत थी। वह कुछ देर तक उसकी बात पर नकारात्मक में सिर हिलाती रही, लेकिन फिर वह कुछ असमंजस की स्थिति में पड़कर खामोशी से उसकी बातें सुनने लगी। कुछ देर बाद कनिका ने किंग कर्तव्य विमूढ़ खड़ी तनुजा को खींचते हुए ड्राइंग रूम में धकेल दिया और बाहर से सांकल लगाकर लाल में टहलने लगी। कोई 9 महीने बाद गुड़हल के पेड़ में गाढ़े हरे हरे पत्तों के ऊपर खिले असंख्य बेहद लाल लाल फूलों पर तितलियों और भौरों का मनमौजी ढंग से मंडराना यह संकेत दे रहा था कि जैसे वहां पतझड़ ने कभी दस्तक ही न दिया हो। तनुजा के घर के अंदर भी कुछ अलग सी ही रौनक छाई सी लग रही थी। उसके बच्चे के जन्म पर मेहमानों और रिश्तेदारों के अतिरिक्त कनिका और डॉक्टर मिथुन भी आमंत्रित थे। बधाइयों से अभिभूत होने के बाद विट्ठल ने उपहारों को एक अलमारी में सहेज कर रखा। उसके बाद काफी देर तक गर्मजोशी से खान पान का दौर चलता रहा। महिलाओं ने बरामदे में आकर बच्चे के जन्म पर नृत्य संगीत में भरपूर शिरकत किया। देर शाम मेहमानों के जाने के बाद विट्ठल ने सन्नाटा चीरते हुए ठहाका लगाया और तनुजा से लिपट गया। यार, जो तुमने अभी किया है उसे बरसों पहले करना चाहिए था। मतलब? तनुजा को अचानक यह सोचकर अपराध बोध हुआ कि विट्ठल को यह सब कैसे पता चल गया, लेकिन वह खुद पर काबू पाते हुए उसका चेहरा पढ़ने की चेष्टा करने लगी। मतलब यह कि बच्चा पैदा करके तुमने मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन दूर कर दिया। मैं अपनी फ्रेंड सर्किल में कितनी इन्फीरियरिटी से सिर झुकाए फिरता था। मुझे उससे उबरने के लिए तुमने जो कुछ किया है उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। अब मुझे कोई इम्पोर्टेंट नहीं कहा करेगा। तनुजा ने दोबारा अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिका दी, जैसे कि उससे कोई बात छिपी न हो। जैसे कि वह कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट ने तो मुझे नाकाबिल मर्द ऐलान कर दिया था, फिर यह बच्चा कहाँ से आया? लेकिन यह चाहे जैसा भी पैदा हुआ हो, चाहे जैसे भी पैदा हुआ हो, इसके लिए मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूँ। उस रात तनुजा उधेड़-बुन में बिल्कुल न सो सकी। वह कई बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए बेड पर बैठे बैठे दिन में आए मेहमानों की बातों को याद करती रही। उसे अपनी अर्जित उपलब्धि पर ग्लानि नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने बरसों पुरानी अपनी मायूसी दूर करने के लिए अपने साथ विट्ठल को भी खुश कर दिया था। किंतु उसे ताज्जुब जरूर हो रहा था कि कनिका ने अपने पति को यह काम करने के लिए कैसे तैयार किया होगा। वह बार बार सोच रही थी कि बिला शक बड़े दिल वाली जीवट औरत है कनिका, न कोई डाह न भय। उसके लिए उसने अपने पति को भी एक ऐसे काम के लिए उकसाया जो एक पत्नी कभी नहीं कर सकती। उसे न केवल कनिका पर बल्कि उसके पति की खुली सोच पर भी अत्यंत गर्व हो रहा था। पिछली सुबह जब वह अब उनसे मुखातिब हुई थी तब भी उनके चेहरे पर कोई अपराध बोध नहीं था। डॉक्टर मिथुन कितने निर्विकार भाव से उसे पूरा सम्मान देते हुए भाभी जी का रट लगाए जा रहे थे। धन्यवाद।